in RLC series circuit. Power consumed in RLC series circuit. Average power consumed in RLC series. Average power consumed in RLC series. कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस एंड एक कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने। इसके अक्रॉस एक एसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया एक एसी सोर्स के। लेट अस से करंट से स्टार्ट कर ले। लेट अस से में जो करंट पास हो रही है सर्किट में, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। जो इसका पोटेंशियल होगा सोर्स का, दैट विल बी वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। या तो प्लस फाई आएगा या माइनस फाई आएगा। प्लस फाई किस कंडीशन में आता है? जब हमारे पास एक्सेल बिगर होता है किससे? एक्सी से। तो हम यही वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं कि एक्सेल हमारा बिगर किससे है? एक्सी से। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम की पावर किससे निकलेगी? पावर इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल फॉर दैट टाइम इनटू करंट passing through the circuit. That means will be V naught I naught sin omega t plus phi into sin omega t. तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस पावर है। कैसे नो मेरे बच्चा? रेजिस्टेंस R ले लेते हैं, इंडक्टेंस L और कैपेसिटेंस। अब मुझे निकालनी है एवरेज पावर कितनी कंज्यूम हो रही है। दैट मीन्स ओवर द कंप्लीट वन साइकिल। पी एवरेज कैसे निकालूंगा? मेरी इंस्टेंटेनियस पावर है, तो क्या कर दूं? इंटीग्रेट कर दूं। कहां से कहां तक? शुरू से लेके टाइम पीरियड तक। किसके रेस्पेक्ट में? टी। ये तो सम अप बता रहा है पावर का, और मुझे एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जितने टाइम के लिए इसको इंटीग्रेट किया है उसी से क्या कर दूं इसको? क्लियर? हमारे पास पूरी साइकिल में कितनी पावर आई और उस पूरे टाइम पीरियड से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, तो ऑन एन एवरेज पावर मेरे पास आ जाएगी। ओके, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो बनेगा वी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई साइन ओमेगा टी टू टी टी। वी नोट आई नोट आपका कांस्टेंट है, 0 से t साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी। या तो कोई डाउट किसी को? ओके, लेट अस से तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। क्या बेनिफिट मिलेगा? फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। क्या होता है 2 साइन ए साइन बी? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नहीं, साइन में नहीं आएगा, कॉस में आएगा। विल बी कॉस।
कॉस ए प्लस बी देखो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. What is cos A minus B? That is cos A cos B plus sin A sin B. अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं ये कट जाएगा, ये हो जाएगा cos A प्लस बी माइनस सॉरी cos A प्लस बी नहीं cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस इक्वल टू टाइम्स sin A sin B. क्लियर. फॉर्मूला क्या बनेगा, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी. चलो ये फॉर्मूला समझ आ गया सबको. फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस. लेट्स मूव फर्दर. यहाँ से आपके पास आ जाएगा वी नोट आई नोट अपॉन 2t. फॉर्मूला लगाते हैं 0 से t cos, दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, और जब एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा ओमेगा टी प्लस 5 में से ओमेगा टी माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा ओनली 5 एंड माइनस कॉस, अब एंगल्स को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस 5 इंटू टी टी. यहाँ तक कोई डाउट किसी, इट विल बी वी नोट आई नोट अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0 से t cos फाई dt. दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देते हैं, माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 dt. क्या बच्चा फर्दर व्हाट अबाउट दिस इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन होता है क्या, एरिया ऐड अप करके देता है. कॉस का अगर मैं पूरे एक कंप्लीट साइकिल में एरिया देखूं, जितना मेरे पास पॉजिटिव एरिया है उतना ही मेरे पास नेगेटिव एरिया, राइट. तो इस पूरे साइकिल का, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका आंसर क्या बनेगा, ये एक कांस्टेंट है, फाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो cos फाई जैसे cos 30 cos 45 एक वैल्यू निकल के आएगी, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. एवरेज विल बी वी नोट आई नोट अपॉन 2t 0 से t cos फाई बाहर निकाल लिया हमने, इंटीग्रेशन 2 से t dt, और माइनस में कितना बचेगा मेरे पास 0. बाद वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t हो जाएगा वी नोट आई नोट cos फाई बाय 2t, और dt का इंटीग्रेशन हमारा हो गया, लिमिट्स आ जाएंगी 0 से लेके कैपिटल T तक, राइट. P एवरेज विल बी वी नोट आई नोट cos फाई बाय कैपिटल T माइनस 0. T कैंसिल आउट हो जाएगा, एवरेज पावर कितनी आ गई मेरे पास वी नोट आई नोट cos फाई बाय 2, जिसको हम लिख सकते हैं वी नोट बाय रूट 2 इंटू आई नोट बाय रूट 2 इंटू
V नोट बाय रूट टू V RMS, I नोट बाय रूट टू I RMS. The average will be V RMS I RMS into cos phi. now ये जो cos phi है इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर. तो क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर. क्या मेरे बच्चा? अभी रुक जाओ. तो क्या बोलते हैं हम? पावर फैक्टर बोलते हैं. ओके. आरएलसी सर्किट में हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया था. ऐसा ही था ना? यहाँ पे था रेजिस्टेंस, यहाँ पे था मेरे पास एक्सएल माइनस एक्सी. ये मेरा क्या था? जेड. ये तब आता था जब मैं फाई को कैसा लेता था? पॉजिटिव. या फिर सर्किट ऐसा बनता था मेरे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल. ये आता था मेरे पास आर यहाँ पे, जेड यहाँ पे, और इस केस में ये बनता था मेरे पास एक्सी माइनस एक्सएल. और ये एंगल मेरा फाई होता था नेगेटिव यहाँ पे. ऐसा ही होता था. तो अगर मैं यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू निकालूँ, इस पावर फैक्टर कितना निकलेगा? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आर बाय जेड. यहाँ से भी निकालूंगा तब भी मेरे पास कॉस फाई कितना आएगा? बेस अभी भी आर है, हाइपोटेन्यूस अभी भी कितना है? जेड है. आर बाय पावर फैक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, दैट इज आर बाय जेड. ठीक है. आर बाय जेड को हम चेंज कर सकते हैं वी आर बाय वी से, वी आर बाय वी नोट. ऐसे ही सेम यहाँ पे भी लिखा जा सकता है. अब सोचो अगर मैं आपसे पूछूं ये सर्किट प्योर इंडक्टिव होता. सर्किट क्या होता? प्योर इंडक्टिव. तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता? 0. तो उसका कॉस फाई कितना होगा? 0 आएगा. प्योर कैपेसिटिव होता तब भी रेजिस्टेंस कितना हो जाता? 0. तब भी कॉस फाई कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. इज इट क्लियर? बात समझ आती है? एक सेकंड बच्चा. नोट फॉर प्योर इंडक्टिव and pure capacitive circuit, power factor इक्वल टू 0. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो. मुझे बताओ इंडक्टिव में, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव में जो पाई एंगल होता है फेजर डायग्राम में वो कितना होता है? 90 डिग्री. और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. वहाँ से भी सोच सकते हैं. क्लियर? अच्छा प्योर रजिस्टिव सर्किट होता तो 1 हो जाएगा. देखो प्योर रजिस्टिव में Z किसके इक्वल हो जाएगा? R के इक्वल हो जाएगा. R से R कट जाएगा तो कॉस फाई कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. तो यहीं अगर मैं प्योर रजिस्टिव के लिए बात करूं, पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 1. के अंदर लिखेंगे वॉटलेस करंट हेडिंग डाल के. इन प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स, in pure inductive and pure capacitive circuits, the average power consumed in pure inductive and pure capacitive circuits, the average power consumed over the complete cycle, over the complete cycle is always 0. Is always 0. Full stop. The
the current RMS current corresponding to average power consumed in pure inductive or capacitive circuits is termed as wattless current. Circuit is termed as wattless current. कि जो हमारे पास इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट्स होते हैं उसमें एवरेज पावर कितनी रहती है और पूरा साइकिल में ज़ीरो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हम लेके चल रहे हैं उसी को क्या नाम दे दिया गया, वॉटलेस करंट दे दिया गया, क्योंकि उसके पावर कितनी है, ज़ीरो पावर कंज्यूम। अब क्वेश्चन में जो फर्दर पार्ट कहता है वो क्या कहता है कि आपको प्रूव करना है कि किसी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में ऑन एन एवरेज पावर कितनी रहती है, ज़ीरो रहती है ओवर द कंप्लीट साइकिल। इंडक्टिव बोला है, इंडक्टिव के साथ कर लेते हैं, दोनों के साथ ही क्वेश्चन आ सकता है। एक मैं करा रहा हूँ, एक आप लोग खुद से करेंगे। हमने एक इंडक्टेंस ले लिया L और इसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया AC सोर्स विच इज़ V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें जो करंट पास हो रही होगी दैट विल बी I इज इक्वल टू I नॉट साइन, यस मेरे बच्चा बोलो क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस पाई। हमेशा एक ही फेज़र याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। RLC का जो मेन फेज़र था उसको याद रखना चाहिए। यहाँ पे VR होता है, यहाँ पे करंट होता है, यहाँ पे VL होता है और यहाँ पे DC होता है, ये होता है ना फेज़र। ये π/2 एंगल आगे जाती है वोल्टेज और यहाँ पे DC जो वोल्टेज होती है वो π/2 एंगल पीछे जाती है, राइट। तो अगर मैं I नोट को देखूँ तो वो VL से कितना एंगल पीछे, π/2 एंगल पीछे, तो हमने यहाँ पे माइनस π/2 ले ली। दैट क्लियर। तो यही फेज़र याद करना है, बस इससे काम चल जाएगा हमारा। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर कितनी आ जाएगी, दैट विल बी V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। देयरफॉर एवरेज पावर कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 1/t 0 से t V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस π/2 dt। V नॉट I नॉट यहाँ पे बाहर आ जाएगा, से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। सेम डेरिवेशन जो भी हमने किया था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पे फाई एंगल था और यहाँ पे फाई की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस π/2 dt। इंटीग्रेट कर देते हैं, एवरेज विल बी E नॉट I नॉट बाई 2t। अब यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट विल बी कॉस π/2 माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस π/2 dt। का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, cos π/2 बाहर आ जाएगा, V नॉट I नॉट बाई 2t cos π/2 से व्हाट इज cos π/2, cos π/2 0 होती है, देयरफॉर एवरेज पावर कंज्यूम की। अगर यही मुझे कैपेसिटेंस में देना होता तो यहाँ पे प्लस π/2 आ जाता, प्लस π/2 आ जाता
अगेन कॉस पाई बाय 2 जनरेट होके आता, बस ये कॉस माइनस पाई बाय 2 आता, और कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है, तो कॉस माइनस थीटा आता, अगेन मेरे पास जीरो हो जाता। तो ये क्वेश्चन आपका कैपेसिटिव पे भी आ सकता है, इंडक्टिव पे भी आ सकता है। क्लियर? RLC रेजोनेंस देखो इसके अंदर, रेजोनेंस इज अ कंडीशन, रेजोनेंस is a condition in which RLC series circuit behaves like a pure resistive circuit. RLC series circuit behaves like a pure resistive circuit. रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है सर्किट की जिसमें हमारा RLC सर्किट कैसे बिहेव करने लगता है, पूरा रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स फेज एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, राइट। कंडीशन 4, रेजोनेंस। कंडीशन क्या होती है रेजोनेंस की, ध्यान से समझो। जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। प्रूफ समझते हैं इसका। हमें पता है RLC सीरीज सर्किट में Z कितना होता है, R² प्लस XL माइनस XC का फुल स्क्वायर, डिफरेंस में आएगा, राइट। रेजोनेंस पे क्या होता है, Z कितना हो जाना चाहिए, R के इक्वल हो जाए, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स R मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का फुल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, R² इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC फुल स्क्वायर। R² इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट इज XL माइनस XC होल स्क्वायर। इज ओनली पॉसिबल इफ XL किसके इक्वल हो, क्लियर। और अगर मैं दोनों साइड आपको I0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो I0 XL विल बी इक्वल टू I0, व्हाट इज I0 XL, DL, एंड व्हाट इज I0 XC, दैट मीन्स दोनों के अक्रॉस की जो पीक पोटेंशियल आ रहा है कैपेसिटी और इंडक्टेंस पे, दोनों वो आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। और अगर मैं बोलूँ IRMS से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगा मेरे पास VL RMS इज इक्वल टू VC RMS। क्लियर? फर्दर नेक्स्ट सब हेडिंग बनेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा, AC की कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मेरे पास XL और XC आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेट एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा R XL इज इक्वल टू XC। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ XL, XL निकलता कैसे, ओमेगा L से, XC कैसे निकलता है,
1/ωc से। दैट मीन्स रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इंटू एल इज इक्वल टू 1 रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इंटू ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC और ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√। तो अगर मुझे किसी भी RLC सीरीज सर्किट को प्योर रेजिस्टिव सर्किट में चेंज करना है, मतलब उसको रेजोनेंस कंडीशन पे लेके आना है, तो मुझे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी √LC से। 1/√LC से कैलकुलेट करूँगा। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी वो मुझे अपने AC सोर्स को देनी पड़ेगी। जब इतनी फ्रीक्वेंसी पे AC सोर्स काम करेगा देन मेरा रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। कहाँ से? RLC सीरीज सर्किट के कॉम्बिनेशन से। इतना समझ आया? ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2πf। ओमेगा आर हो जाएगा 2π इंटू FR। यहाँ से अगर मुझे FR फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हो जाएगा 1/2π इंटू 1/√LC। ये दोनों ही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हैं। ये कैलकुलेट हो रही है हर्ट्स में और ये कैलकुलेट किस में हो रही थी? रेडियन पर सेकेंड में। क्लियर? नोट करेंगे बच्चों। चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि RL से ही सीरीज नहीं है ना, RL है ओनली। हमारे पास एक RL सर्किट है। और इसको कनेक्ट किया है हमने एक AC सोर्स के साथ। और AC सोर्स के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमें? लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर ये फॉर्मेट दिया हो 12 वोल्ट क्या होती है? RMS वैल्यू होती है। अगर मेरे पास सम 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज टाइप कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? ऑलवेज RMS होगा। तो इस सोर्स के रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन क्या पता है? इसकी RMS वैल्यू कितनी है? दैट इज 12 वोल्ट। और इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो है T। इस सर्किट में जो करंट पास हो रही है वो 0.5 एम्पियर है। क्योंकि ये पोटेंशियल मेरे को RMS दिया है तो करंट भी कौन सी होगी? RMS। इज दैट क्लियर? सर्किट में पास होने वाली करंट की RMS वैल्यू है आपकी 0.5 एम्पियर। पूछ रहे बताओ मेरे पास, और भी उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी। उसने कहा जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज से π/3 रेडियन पीछे चल रही है। इसका अगर मैं फेज सर्किट बनाऊं, नॉर्मल फेज सर्किट कैसा होता है हमारे पास? ऐसा होता है। पूरा RLC का बना लो, सारी चीज़ें क्लियर होती चली। ये VL है, यहाँ पे VR है, और यहीं पे मेरे पास क्या होती है? I0 करंट होती है। और यहाँ पे क्या होता है? VC होता है। सर्किट में क्योंकि C वाला कंपोनेंट नहीं है तो हटा देते हैं पिक्चर से बाहर, ऐसा ही दिखेगा। और जो फाइनल पोटेंशियल आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब एक बात समझना, अगर ये सारी ये पीक है, ये पीक है, तो ये भी क्या होगा? पीक। ये करंट भी क्या होगी? पीक। इसी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? RMS में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये RMS, ये RMS, ये RMS, करंट भी क्या लेके चलोगे? RMS लेके। इज इट क्लियर? तो सर्किट में जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे पास ऑन की है, मैं अपने फेजर में वैसी इन्फॉर्मेशन डालता जाऊँगा। बात समझ आती है? क्योंकि मेरे पास सर्किट में करंट भी RMS दी है, तो ये सारी करंट वैल्यूज मैं क्या ले लेता हूँ? RMS में ले लेता हूँ। और एज पर द क्वेश्चन करंट π/3 एंगल से पीछे चल रही है, ऐसा ही बनेगा पक्का। इम्पीडेंस ट्रायंगल बताना इसका कैसा होगा? VL की जगह क्या आ जाएगा? XL। ये आ गया मेरे पास R, और ये मेरा क्या बन गया यहाँ पे? Z। और ये एंगल कितना होगा? इतना क्लियर होता है? ये दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास दी हुई है, यहाँ से मैं Z कैलकुलेट कर सकता हूँ। Z होता है V0/I0। इसी को मैं लिख सकता हूँ VRMS/IRMS। पीक्स को डिवाइड करूँ या RMS को डिवाइड करूँ, मेरे पास Z चेंज नहीं होगा।
पी आर एम एस मेरे पास कितना है 12, आई आर एम एस 0.5, तो आंसर कितना बन जाएगा 120/5, दैट इज 24 ओम का जेड आ गया। कितना क्लियर हो गया? दैट मीन्स इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में मेरे को जेड मिल गया कितना 24 ओम, और मुझे आर चाहिए। अब तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, या फिर आप सीधा अप्लाई कर लो, कॉस फाई क्या होता है आर बाय जेड होता है, अभी पढ़ा भी है हमने। आर किसके इक्वल हो जाएगा जेड कॉस फाई, जेड है आपके पास 24 और कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो आंसर कितना आ गया? बोलो बच्चा पार्टी, समझ आता है? करो। देखो क्वेश्चन ने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी है। आर आपको दे दिया है कितना है 300 ओम, एल आपको दिया है कितना 1 हेनरी, फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्स में दी है 300/2 पाई हर्ट्स, ओमेगा कैसे निकलेगा 2 पाई एफ करके, दैट विल बी 300 रेडियन पर सेकेंड। फर्दर एक्सएल कैसे निकलेगा, दैट इज ओमेगा एल 300 इंटू 1, ये आ गया 300 ओम। अब 10 पाई का जो हमने आरएलसी सीरीज सर्किट में फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, एक्सएल डिफरेंस एक्सी बाय आर। एक्सी है नहीं, हमारा फॉर्मूला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा एक्सएल बाय आर में। एक्सएल कितना है 300, आर कितना है 300, आंसर आ गया 1, पाई कितना आ गया 45 डिग्री। अब वो इसी क्वेश्चन में चेंज करके बोल देता पावर वेक्टर बता दो इसका, तो कॉस फाई निकालना है 1/√2 आ जाता। क्लियर है? इसने कहा कॉयल है और उस कॉयल को हम कनेक्ट कर रहे हैं एक 10 वोल्ट डीसी के अक्रॉस। टेन वोल्ट डीसी कनेक्ट की, करंट कितनी पास हो रही है इसमें 2 एम्पेयर, और डीसी तो भाई वायर को वायर की तरह देखेगी, मतलब क्या देखेगी उसका बस रेजिस्टेंस देखेगी। दैट मीन्स अभी अगर मैं यहाँ से आर निकालना चाहूँ, कॉयल का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये अपॉन आई, दैट इज 10/5 ओम का रेजिस्टेंस। क्लियर? दैट मीन्स डीसी के लिए तो बस एक रेजिस्टेंस है, एसी के लिए कैसा सर्किट बन जाएगा रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस। अब इसी को मैं कनेक्ट करूंगा एसी के अक्रॉस, ये एक रेजिस्टेंस हो गया और साथ में क्या आ गया एक, और उसके लिए उसने इंफॉर्मेशन पास ऑन की है। आर आपको पता है कितना निकाल लिया आपने 5 ओम, सेल्फ इंडक्टेंस हमें निकालना है। अब इस एसी के अकॉर्डिंग उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी मुझे, आरएमएस वैल्यू दी है इसकी 10 वोल्ट का आरएमएस है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स ओमेगा कितना आ जाएगा 100 पाई। क्या मेरे बच्चा, हाँ वो रख लिया, और पाई उसने बोला है कितना 3, तो 300 रेडियन पर सेकेंड का आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। पक्का? अब वो क्या कह रहा है
कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में जो करंट पास हो रही है वो कितनी है 1 एम्पियर, मतलब IRMS आपको दे दिया। कोई डाउट यहाँ तक? तो Z निकल जाएगा सर्किट का VRMS बाय IRMS। VRMS कितना है 10/1, दैट मीन्स 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। Z कितना हो सकता है? Z होता है √R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। XC है नहीं पिक्चर में तो क्या कर लूँ सीधा XL²। Z की वैल्यू रख दो 10 10, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। R की वैल्यू कितनी है 5 5 का स्क्वायर प्लस XL²। 100 माइनस 25 इज इक्वल टू XL²। XL कितना आ गया आपके पास √75, दैट इज 5√3। ओके, XL किसके इक्वल होता है ओमेगा L के इक्वल होता है। दैट मीन्स L कितना आ जाएगा 5√3 बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, तो आंसर आ जाएगा √3/60। क्लियर? बता रहा हूँ चलो इधर ध्यान देंगे। वो बोलते हैं पावर रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट। भले इंसान ने तुम्हें समझाया था जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पावर रेटिंग से हमेशा एक ही चीज़ निकल। मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसको। R इज इक्वल टू स्क्वायर बाय V कितना है यहाँ पे 60 60 इंटू 60 डिवाइड बाय 10। R कितना निकला है 360। समझ आया? अब इसको हमें किस में कनेक्ट करना है मेंस में कनेक्ट करना है, एक AC में कनेक्ट करना है। रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया कितना 360 ओम। कह रहे बताओ इसके साथ में एक चौक कॉइल कितनी है इंडक्टेंस की कनेक्ट करेंगे। और AC मेंस के रिगार्डिंग उसने इन्फॉर्मेशन दो पास की है आपको। VRMS दी है 100 वोल्ट एंड फ्रिक्वेंसी दी है कितनी हर्ट्ज। करनी चाहिए।
मिसिंग है बच्चे. Calculate the inductance of the choke required so that the current the circuit 1/5 amp. So that the current in the circuit is 1/5 amp. मतलब आपको IRMS दिया हो is 1/5 एम्पियर. तो Z कितना निकल आएगा यहाँ से? PRMS by IRMS, that is 500 ohm. ओके. L आपको चाहिए. Z इज इक्वल टू होता है आपके पास अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. Z कितना है? 500. 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 500. R कितना है? 360 और इसका स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. थ्री 360 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा? 1296. 500 था तो 40 1296 राइट प्लस XL स्क्वायर. यहाँ से XL कितना निकल आएगा? 1204. XL कितना आ गया यहाँ से? अंडर रूट 120400 ओम. XL किसके इक्वल होता है? ओमेगा एल के इक्वल होता है. XL इज इक्वल टू ओमेगा एल. यहाँ से L कितना निकल आएगा? अंडर रूट 120400 बाय ओमेगा. और ओमेगा कितना है अपना? 125 हेनरी में मेरा आउटपुट आ जाएगा. सेकंड क्या बोलता है? इफ अ रजिस्टर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ चॉक कॉइल टू अचीव द सेम रिजल्ट कैलकुलेट इट्स वैल्यू. वो कह रहा है कि सेम करंट चाहिए मुझे. कितनी? 1/5 एम्पियर. बट चॉक कॉइल की जगह मुझे क्या लगाना है? एक रजिस्टेंस लगाना है. तो क्या करना पड़ेगा भाई? 360 ओम तो पहले से ही है. टोटल कितना चाहिए मुझे? 500. 500 360 माइनस कर दो, कितना बचा? 140 ओम और चाहिए. सेकंड पार्ट का आंसर कितना बनेगा? सीधा 140 ओम. देखो क्वेश्चन ने क्या क्या पास ऑन किया मुझे? ये VRMS बताया. रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो RMS वैल्यू आ रही है वो, इंडक्टेंस के अक्रॉस की जो RMS वैल्यू है वो मुझे निकालनी है. हमने फॉर्मूला पढ़ा था V0 इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर. ये पीक में पढ़ा था हमने. यही सेम फॉर्मूला आपका RMS में भी चलेगा. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे VRMS की बात करूँ, ये सारी वैल्यूज़ RMS में शिफ्ट हो जाएंगी. VR की कौन सी वैल्यू? RMS वैल्यू का स्क्वायर. VC है नहीं तो बचा क्या? VL और उसकी RMS वैल्यू का. VRMS कितना दिया है? 200. 200 का स्क्वायर करेंगे. रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है दैट इज़ 120, उसका भी स्क्वायर प्लस VL RMS स्क्वायर. ये बनेगा 40000 माइनस
12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 0 इक्वल टू VL RMS स्क्वायर को माइनस कर लो, कितना बनेगा 256, 0 0 इज इक्वल टू VL RMS स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा, 160 वोल्ट आ गया VL RMS। पहला काम हो गया मेरा। दूसरा उसने पूछा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, Z निकालना है। Z के लिए तो इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है मुझे, सेकंड पार्ट तो यहीं से निकल आएगा। Z विल बी 200 ओम। बिल्कुल। फर्दर उसने क्या पूछा है, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, मतलब एक्सेल पूछ रहा है। अब एक्सेल कैसे निकालोगे, एक्सेल इज इक्वल टू होता है VL बाय आई नोट, या इसको लिख सकते हैं VL RMS बाय आई RMS। VL RMS आप निकाल चुके हो 160 और आई RMS आपका 1 है, तो आंसर कितना आ गया, वो फोकस करेगा इधर। क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन पास की है, रेजिस्टेंस आपको दिया है, L आपको दिया है, RMS फ्रिक्वेंसी दी है, ओमेगा कितना आ जाएगा 2 पाई एफ, दैट इज विल बी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। एल दिया है तो हम एक्सएल निकाल सकते हैं यहाँ से, दैट इज ओमेगा एल 100 पाई इंटू 0.05 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 ओम का मेरे पास क्या आ गया, एक्सएल आ गया। अब वो बोल रहा है कि करंट निकालो सर्किट में, पहले सर्किट का जेड निकाल लेते हैं, इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। जेड विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर कितना है अपना 12, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125, 169, दैट विल बी 13 ओम। जेड आ गया। आई आर एम एस किसके इक्वल होगा, बी आर एम एस बाय जेड। बी आर एम एस आपका कितना है 130 बाय, तो आंसर आ गया 10 एम्पियर की आई आर एम एस आ गई। सेकेंड पूछ रहा है वो फेज डिफरेंस, 10 फाई के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। 10 फाई का फॉर्मूला बेसिक होता है एक्सएल डिफरेंस एक्सी बाय आर, पर एक्सी है नहीं तो हटा दो पिक्चर। एक्सएल कितना था अपना 5 और आर कितना है 12, 5 विल बी tan इनवर्स 5/12।